Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment, okay, class 7th and chapter number 5, okay, chapter number 5, water students, all right, and this is video 1 of chapter number 5. So let's start. When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? All right. सो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स जब आप पानी के बारे में, जल के बारे में सोचते हैं, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, कौन सी इमेज, ओके, कौन से चित्र आपके दिमाग में बनते हैं, आपके मन में कौन से चित्र आते हैं. यू थिंक ऑफ रिवर्स, ओके, आप नदी के बारे में सोचते हैं. द वाटरफॉल्स, जल प्रपात के बारे में सोचते हैं. द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, ओके, पीटर पैटर मीन्स रिमझिम, ओके, वर्षा की रिमझिम के बारे में आप सोचते हैं. वाटर इन योर टैप्स, टैप्स मीन्स नल, ओके, नलों में पानी के बारे में आप सोचते हैं. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? Okay, so children love to float paper boats in the rain puddles. Okay, और rain puddles means वर्षा से भरे गड्ढे. Okay, तो बच्चों को वर्षा से भरे गड्ढों में कागज की नाव उड़ाने में बहुत मज़ा आता है. वे बहुत खुश होते हैं. बाय नून, दोपहर तक, द पडल्स वैनिश, ओके, दोपहर तक जो पडल्स होते हैं, ठीक है, दोपहर तक जो गड्ढे में जमा जल होता है वो वैनिश मीन्स ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है. वेयर डज द वाटर गो, ओके, वह जल कहाँ चला जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जल के बारे में. तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई चित्र बनने लगते हैं. उनमें से नदियाँ हैं, वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात है और वर्षा की बूंदें हैं और हमारे घर के नल में आने वाला पानी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं जैसे ही हम पानी या जल के बारे में सोचते हैं. बच्चों को वर्षा से भरे गड्ढों में, जहाँ पर हमारे आसपास कई गड्ढे होते हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो उन पर पेपर बोट चलाने में, तैराने में बहुत मज़ा आता है. और बाद में धीरे धीरे बाई नून, दोपहर तक जो पडल्स होते हैं, जो पानी के गड्ढे होते हैं, वे वैनिश, वे गायब हो जाते हैं. गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है. ओके, तो स्टूडेंट सोचने की ये बात है, क्या आप जानते हैं या क्या आप सोचते हैं कि वेयर डज द वाटर गो, ये गड्ढों का पानी कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है. ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं. द सन्स हीट कॉजेज एवोपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. Okay, the sun's heat causes evaporation of water into vapor. Okay, तो सूर्य के हीट के कारण, सूर्य के ताप के कारण जो जल होता है वो एवोपरेट हो जाता है. एवोपरेट मीन्स स्टूडेंट्स वाष्पित हो जाना. ठीक है, वाष्प बन जाना, वाष्प बनकर वो उड़ जाता है. ठीक है, इनटू वेपर, किस में हो जाता है वो, वेपर में यानी वाष्प में. ठीक है, तो सूर्य के ताप के कारण जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. व्हेन, जब वाटर वेपर, जो वाटर वेपर जल को लेकर बना है, तो जब वे वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो इट कंडेंसेस, ठीक है, ये कंडेंसेस में संघनित होना, ठीक है, ये संघनित हो जाते हैं. एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादलों का रूप ले लेता है. ठीक है, from there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. Okay, यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा
हिम अथवा किसके रूप में, फॉर्म स्नो और स्लीट, बर्फ के रूप में और बारिश के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिर जाता है, ठीक है। या फिर स्लीट के रूप में ओलावृष्टि, सहिम वृष्टि के रूप में क्या होता है, धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिर जाता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. The process by which water continually changes its forms and circulates between oceans, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में पानी निरंतर चेंज होकर इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स, निरंतर चेंज होकर अपने स्वरूप को बदलता रहता है और सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ठीक है। और अपने स्वरूप को बदलकर महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को वाटर साइकिल कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जल चक्र, वाटर साइकिल आपको समझना है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, वाटर साइकिल क्या है, आप पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। वाटर साइकिल का बहुत सुंदर पिक्चर यहाँ पर बनाया गया है। तो फिर से सुनिए, व्हाट इज वाटर साइकिल? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, ध्यान से सुनिए, बिटवीन ओशियन, महासागरों में, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, एंड लैंड मीन्स और भूमि में, ठीक है, इज नोन एज द वाटर साइकिल। ओके, फिगर 5.1। ऑलराइट, तो अब एक बार फिर से सुनिए कि वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, अपने फॉर्म को बदलता रहता है, अपने आकार को बदलता रहता है और महासागरों में, वायुमंडल में और भूमि में, धरती में के बीच क्या करता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, वही क्या है, जल चक्र है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, एवोपरेशन। देखो, पहले बारिश हो रही है, बारिश का पानी महासागर में जा रहा है, महासागर के पानी से जो ये पानी है ये एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट होके ये कंडेंसेशन होके फिर से क्लाउड्स फॉर्म पर बनता है और फिर से वर्षा के द्वारा प्रेसिपिटेशन से फिर से जल में, महासागर के जल में मिल जा रहा है। तो देखिए कैसे ये साइकिल हो रहा है और यही साइकिल बार बार होता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो किसे कहते हैं वाटर साइकिल? वह प्रक्रिया जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। कैसे स्वरूप को बदल रहा है स्टूडेंट्स? देखो, महासागर का जल है वो जल वाष्प होकर, वाष्प के रूप में कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंसेशन ठंडा होकर, कंडेंसेशन होकर बादल बन जा रहा है, ठीक है। कैसे बन जा रहा है? गैस के फॉर्म में पहले एवोपरेट हुआ और गैस के फॉर्म से फिर वो कंडेंसेशन होके फॉर्म चेंज करके वो क्लाउड्स के फॉर्म में आ गया और फिर क्लाउड्स के फॉर्म में फिर चेंज होकर वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में फिर से बारिश बन के फिर से वो कहाँ पर चला गया, महासागर में, नदियों में चला गया और जहाँ से फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. Okay, our earth is like a terrarium. ठीक है, terrarium किसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स? थलशाला के समान हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थलशाला। टेरेरियम क्या होता है? देखो यहाँ पर इसका मीनिंग भी दिया गया है ग्लॉसरी में, आप देखिए टेरेरियम क्या है। चलिए पहले टेरेरियम को क्लियर करते हैं। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉयल एंड प्रेस इट वेल, पुट अ थिन लेयर, put a thin layer of humus on top of it. Plant the largest plants first and then arrange the smaller ones around them.
Spray the arrangement with water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and the soil condenses and falls back in the form of drops of water. Okay, so fill 1/4 of a big jar with soil and press it well. एक बड़े जार के एक चौथाई में, 1/4 में, एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छे से प्रेस इट वेल, अच्छे से दबा कर रखिए. ठीक है. पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए. ठीक है, उसके ऊपर ह्यूमस की एक आपको पतली परत लगानी है. प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड दैम. और उसके बाद सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, उसके बाद चारों ओर छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करके लगाएं. स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार. और उसके बाद जल में कुछ पानी, जल की फुहार छिड़कें, मतलब जल की कुछ बूंदें उसमें छिड़कें और फिर छिड़के जार को, ठीक है, बंद कर दें. ठीक है, जब उसमें पानी की बूंदें आपने छिड़क ली हैं तो स्प्रे कर लिया है अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार, और फिर जार को बंद कर दीजिए. द वाटर दैट एवोपरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉयल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ऑलराइट. उसके बाद पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिर जाता है. ऑलराइट. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम और टेरेरियम हम देखेंगे. टेरेरियम क्या होता है? थलसाला जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो टेरेरियम में क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा देंगे. ठीक है, फिर इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएंगे. ठीक है, ह्यूमस की हमने क्या लगा दी, एक पतली परत लगाई. फिर सबसे पहले बड़े पौधे लगाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे पौधों को चारों ओर से व्यवस्थित करके लगा लेंगे. फिर इसमें कुछ जल की बूंदों को छिड़केंगे. ठीक है, स्प्रे करेंगे और फिर जार को बंद करेंगे. पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जाल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता जाता है. तो आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, टेरेरियम इसी को कहा जाता है. हम इसे अपनी थलसाला बना सकते हैं, मेक योर ओन टेरेरियम, कि कैसे वहाँ से पानी की बूंदें वाष्पित होकर फिर से बूंदों के रूप में नीचे गिर रही हैं. ओके, सो अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. हमारी पृथ्वी भी थलसाला के समान है. द सेम वाटर, ओके, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे. ओके, द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have flowed down the Amazon river 100 years ago. ओके, तो टेरेरियम क्या है स्टूडेंट? जैसे कि अभी हमने देखा, टेरेरियम मीन्स इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउसेस एंड प्लांट्स. ठीक है, तो टेरेरियम क्या होता है? पौधों का एक, हम उसे घर कह सकते हैं. ठीक है, यह एक आर्टिफिशियल पौधों का घर होता है. ठीक है, यह थलसाला क्या होता है? छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम घर होता है, कृत्रिम जगह होती है. ठीक है, हम इसे पौधों का आर्टिफिशियल कृत्रिम घर हम इसे कह सकते हैं. ओके, तो हमारी पृथ्वी भी एक थलसाला की जैसी है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे. ठीक है, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड, ठीक उसी तरह जो पानी होता है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. वह आज भी उपलब्ध है, क्योंकि वो जल तो यहीं पर घूम रहा है हमारे थल, जमीन में, धरती में, वायुमंडल में. ठीक है, और जल मंडल में घूम रहा है. तो वही जल जो शताब्दियों पहले था, वह आज भी उपस्थित है. द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स एगो. ठीक है, तो स्टूडेंट, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. ठीक है, तो हो सकता है वो, क्योंकि वो जल आज भी मौजूद है. तो जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत में या कहीं और किसी खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हो, तो हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. ओके, The major sources of fresh water are the rivers,
ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the oceans is salty or saline as it contain large. Okay, the major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs, and glacier. तो ताजे पानी का या नदियों के पानी का या जो अलवणीय जल होता है उसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्स हैं, नदियां हैं, पॉन्ड्स तालाब, स्प्रिंग्स जल धाराएं, एंड ग्लेशियर और हिम नदी है। ठीक है, तो अलवणीय जल के या ताजा जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, ओके, नदी, ताल, स्प्रिंग्स जलधाराएं, स्रोत और हिम नदी हैं। ठीक है, द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर, और जो ओशियन बॉडीज़ हैं, जो महासागरीय क्षेत्र है और महासागर हैं, ठीक है, और समुद्र हैं, कंटेन सॉल्टी वाटर, तो उनमें ज़्यादातर मीन्स कि महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है, खारा होता है वहाँ का जल। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशियंस इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन लार्ज। ठीक है, और जो भी ये पानी होता है सागर का और महासागर का, समुद्रों का और महासागरों का, ये जल सॉल्टी होता है, नमकीन, या हम उसे सेलाइन कहेंगे, यानी लवणीय होता है, एज इट कंटेन्स लार्ज, क्योंकि यह बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसमें अधिकांश क्या मिला रहता है स्टूडेंट्स? इसमें लवण के जो पदार्थ होते हैं, मीन्स जो लवण होता है, जैसे कि नमक, सोडियम क्लोराइड, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक इसमें पाया जाता है, इसमें होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे as it contains large amount of dissolved salts, most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Okay, तो जो महासागर और समुद्रों का जल होता है ये लवणीय जल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लवणीय जल होता है, और इसमें अधिकांश नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, जिसे कि तुम खाते हो, ये महासागर और समुद्रों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी से समुद्र का जल क्या हो जाता है? लवणीय हो जाता है, खारा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी जल का वितरण अब हमें पढ़ना है। ठीक है, we all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Okay, so students, a very interesting question. Okay, we all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सरफेस का, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग में जल ही जल है, जल क्षेत्र है, वाटर बॉडीज है। ओके, सो इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी? तो यदि हमारी धरती पर जल मीन्स कि जमीन की अपेक्षा, ठीक है, थल की अपेक्षा या भूमि की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेकों देशों में जल की स्कैर्सिटी मीन्स जल की अल्पता या कमी का क्या कारण है? क्यों जल में जल की कमी होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। तो यदि धरती पर भूमि की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेकों देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? अनेकों देशों में जल की स्कैर्सिटी यानी जल की कमी को वो क्यों फेस करते हैं? ओके, is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. Okay, is all the water on earth अवेलेबल टू अस? तो स्टूडेंट्स, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल, सारा जल हमारे लिए उपलब्ध है? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या पृथ्वी पर सारा जल हमारे लिए उपलब्ध है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। द फॉलोइंग टेबल, नीचे दी गई जो सूची है, जो टेबल है, वो हमें वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मीन्स कि जल के
वितरण का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बताती है। इस टेबल के द्वारा, इस सूची के द्वारा हम देखेंगे कि जल का क्या विभाजन है, कहाँ पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ओके, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। सो लेट्स सी ओशियंस, द परसेंटेज ऑफ वाटर 97.3। ठीक है, तो हमारा जो 3/4 भाग पृथ्वी में जल क्षेत्र है तो उसमें 97.3 स्टूडेंट्स ओशियन में है वे जल। ठीक है, मीन्स वहाँ का पानी सैलिन है, लवणीय है, जो हमारे किसी यूज का नहीं है। ठीक है, आइस कैप स्टूडेंट्स यानी बर्फ छत्रक बोलते हैं हम इसे, आइस कैप, ये है 2.0 यहाँ पर जल मिलता है। ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%, एटमॉस्फेयर में 0.0019 एंड रिवर्स में 0.0001। ठीक है, तो टोटल 100% में देखिए सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, ओशियन में है, जिस पानी का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर कर पाते हैं, क्योंकि उसका पानी इतना अधिक खारा होता है कि उसे हम अपने डेली यूज़ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, और हम सिर्फ फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसका रेशियो आप देख सकते हैं इतना कम बचा है। मीन्स कि पूरे 100% में 97.3% वाटर ओशियन का है और बाकी वाटर इतने में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें से हमें बहुत कम पानी, मीन्स कि ग्राउंड वाटर 0.68 हम ले सकते हैं। ओके, आइस कैप से हम रिवर के थ्रू हम पानी ले सकते हैं 0.0001। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमको पानी की, कई देशों में, कई क्षेत्रों में पानी की स्कैर्सिटी का, पानी की कमी का कारण ही यह है कि क्योंकि ओशियंस में सबसे ज़्यादा पानी है और फ्रेश वाटर का रेशियो बहुत ही कम है। ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट साधारण क्रियाकलाप के द्वारा, साधारण गतिविधि के द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, सी एक्टिविटी बॉक्स। चलिए हम इस एक्टिविटी को यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जल का वितरण हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर दिया गया बहुत ही अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर है, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Take 2 liter of water. Okay, 2 liter of water. Let it present the total water on the surface of the earth. Okay, surface of the earth. Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind in the vessel represents the salty water found in oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming. It is saline, contains salts. The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. Okay, तो देखिए ये एक्टिविटी आपको बताएगी कि आपको फ्रेश वाटर कितना मिल रहा है और ओशियन वाटर कितना है, कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप लोग भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। 2 लीटर जल लीजिए, 2 लीटर पानी लीजिए, आपके घर पे 2 लीटर बॉटल होगी ना, 1 लीटर की, तो 2 बॉटल्स ले लीजिए। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और अब इसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, 2 लीटर वाटर। ठीक है, मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बोल। और अब आपको क्या करना है, जब आपने 2 बॉटल्स पानी ले लिया, एक बर्तन में 2 लीटर्स वाटर को रखिए और उस बर्तन से 12 स्पून आपको जल निकालकर दूसरे कटोरे में रखना है। ठीक है, तो आप एक कटोरा वहाँ पर रख लीजिए और उसमें 12 चम्मच उस 2 लीटर में से निकाल कर रखिए। ठीक है, द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशियंस एंड सीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपने 12 चम्मच पानी निकाल दिया तो उस बर्तन से, 2 लीटर के पानी के बर्तन से जितना जल निकालने के बाद शेष बच जाता है वही हमारे महासागरों के और सागरों के जल को दर्शाता है, लवणीय जल को दर्शाता है।
ठीक है, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन एंड सीज, दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सैलिन, कंटेन्स सॉल्ट्स। तो यह जल जो हमारा 2 लीटर के बर्तन में जो 2 लीटर पानी हमने भरा था उसमें से 12 चम्मच निकालने के बाद जो पानी बच गया वो पूरा पानी लवणीय जल है स्टूडेंट्स, जो कि महासागर और समुद्र में पाया जाता है। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि महासागर और समुद्र का जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह लवणीय जल होता है, मीन्स इसमें नमक मिक्स रहता है, ये खारा होता है जो कि पीने में भी सही नहीं होता। इसका हम डेली यूज़ में इसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, now the 12 spoons of water that was taken in the bowl is the total amount of fresh water on earth. The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. Okay, the 12 spoons of water. अब जो स्टूडेंट्स आपने 12 चम्मच जल लिया और उसको एक अलग कटोरी में रख दिया, that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. तो वह पृथ्वी में पाया जाने वाला टोटल ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, अलवणीय जल जिसे हम कह सकते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स अलवण जल को दिखाता है 12 चम्मच पानी। ठीक है, द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर, और जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर का, तो यह बताता है सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाई यू। तो आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। तो 12 चम्मच जो जल है उसमें से देखिए स्टूडेंट्स 9 चम्मच आइस कैप में चला गया। ठीक है, 2 चम्मच ग्राउंड वाटर में चला गया, हाफ चम्मच फ्रेश वाटर लेक में चला गया, 1 ड्रॉप रिवर्स में आ गया। तो अब इस पानी को ही आपको कंज्यूम करना, और इसमें से भी सारा पानी आप नहीं कंज्यूम कर सकते। क्लियर? सो इट इज distribution of fresh water. So got it students? Okay, now next, water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? Okay, water is absolutely essential for survival. जैसे कि हमें मालूम है जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, हमारे सर्वाइव करने के लिए जल क्या है, बहुत अधिक आवश्यक है। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना। प्यासे होने पर केवल जल ही, केवल पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं। ठीक है, नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तो ऐसे में आपको क्या नहीं लगता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रीशियस रिसोर्सेज, हम एक कीमती संसाधन को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें वाइजली जल का प्रयोग करना चाहिए, जल को, पानी को नहीं हमें वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जल की बूंद को बचाइए। ठीक है, जल ही जीवन है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो, चलिए हम देखते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ओके, सो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सोर्स, okay, amount of salt in grams, okay, in grams present in 1000 gram of water. The average salinity of the oceans, okay, ocean is 35, okay, ocean is 35 parts per thousand. Okay, so do you know, क्या आप जानते हैं कि लवणता, ठीक है, salinity means students लवणता, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। ओके, और जो महासागर की एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, महासागर की जो औसत लवणता है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो सोचिए कितना ज़्यादा लवणीय जल हमारे वाटर बॉडीज़ में है और कितना कम अलवणीय जल है जिसे हम उपयोग करते हैं। इसीलिए कई देशों में, कई क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ओके, एक बार फिर से सुनिए, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. मीन्स कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
Now, next, do you know Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter. Okay, per liter of water, swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. Okay, Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. Okay, जो Dead Sea है स्टूडेंट्स मीन्स कि इजराइल का जो मृत सागर है, आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने 5th के ईवीएस चैप्टर में मृत सागर के बारे में बताया था डेड सी, ठीक है। तो डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 1 लीटर में 340 ग्राम नमक वहाँ पर पाया जाता है, मीन्स कि 340 ग्राम लवण है, लवण मिक्स है उसमें। एंड स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट, और जो तैराक होता है उसमें वे तैर सकते हैं इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेन मेक्स इट डेंस। तैराक इसमें तैर सकते हैं आसानी से, मीन्स कि वो ऊपर लेट जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वे अपने आप तैर रहे हैं, बिना कोशिश करे हुए उसकी सरफेस पर ही रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नमक की अधिकता से, लवण की अधिकता से वह इसे डेंस बना देता है, सघन बना देता है, ठीक है। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with other topic of this chapter. So till then students, okay, revise your work, do your activity. Okay, you can do this activity, all right, activity of distribution of fresh water, all right. So be safe students, take care, bye bye, have a nice day.